अगर हम बायोलॉजिकल मेथड को स्टेप वाइज देखें तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है वो है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है ऐसा मुशाहिदा जो हम अपनी सेंसेस को, जो 5 सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। कौन कौन सी सेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं? विजन, स्मेल, हेयरिंग, टच एंड टेस्ट। ये 5 सेंसेस जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है और इसके ज़रिए से जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन की अगर टाइप्स की बात की जाए तो इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं किसके मुकाबले में? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के मुकाबले में, क्योंकि इनको जो मेजर किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है वो किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक चेयर मौजूद है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि ये चेयर जो है इसका वज़न कैसा है, ये हल्की है या वज़नी है, तो आप में से बहुत से लोगों का ये जवाब होगा कि ये चेयर हल्की है, जबकि बहुत से लोगों का ये ख्याल होगा कि ये चेयर भारी है, वज़नी है। तो मैं इन दोनों आंसर्स को गलत साबित कर सकता हूँ वो इस तरीके से कि अगर आप कहते हैं कि ये चेयर जो है ये हल्की है, तो मैं कहूँगा कि मैंने इस चेयर का वज़न पूछा था एक ब्रिक के मुकाबले में, एक ईंट के मुकाबले में। तो साथ ही आंसर ये हो जाएगा कि इस ईंट के मुकाबले में ये चेयर क्या है? ये वज़नी है। और अगर आप कहते हैं कि ये चेयर जो है वो वज़नी है, तो मैं ये अगर कहता हूँ कि मैंने तो एक डोर के मुकाबले में पूछा था कि क्या डोर के मुकाबले में ये चेयर हल्की है या वज़नी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि डोर के मुकाबले में जो चेयर का वज़न है वो कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मेरा जो ये सवाल है कि ये चेयर हल्की है या वज़नी है, ये सवाल ही इनकम्प्लीट है। किसी चीज़ का हल्का होना या उस चीज़ का भारी होना ये एक कंपैरेटिव क्वालिटी है। कंपैरेटिव क्वालिटी क्या होती है कि हमें जब तक किसी चीज़ के साथ इसका कंपैरिजन नहीं दिया जाएगा हम नहीं बता सकते कि ये चीज़ हल्की है या भारी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सेम चेयर को देखते हैं कि ईंट के मुकाबले में इसका वज़न ज़्यादा है जबकि दरवाजे के मुकाबले में इसका वज़न कम है। इस तरह की हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि इसमें हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, किसी दूसरे चीज़ के साथ मुकाबले में देख रहे होते हैं। तो ये रिजल्ट्स जो हैं ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, ये ऑब्जर्वेशंस इतनी अच्छी नहीं होती हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये जो ब्रिक है इसका वेट जो है वो 1.5 kg है, जो हमारे पास चेयर है इसका वेट 5 kg है, और जो हमारे पास डोर है इसका वेट 35 kg है। तो ये वाली जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशन जो हैं ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैं। इसमें हमने क्लियरली हर एक चीज़ का वज़न बता दिया है इन टर्म ऑफ नंबर्स। ये ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट हैं दूसरी ऑब्जर्वेशंस के मुकाबले में, जिनको हमने क्या नाम दिया था? हमने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम दिया था। वो इसलिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि इस चेयर का वज़न क्या है, तो इसका वज़न 5 kg है। ब्रिक का वेट जो है वो 1.5 kg है, जबकि डोर का जो वेट है वो 35 kg है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के हमारे पास दोनों तरीके होते हैं, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इस लाइन को दोबारा से देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्यों? क्योंकि इनकी जो मेजरमेंट की जाती है वो इन टर्म ऑफ नंबर्स की जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास जो लीटर है वाटर का वो ज़्यादा हैवी है किसके मुकाबले में? लीटर ऑफ एथेनॉल के मुकाबले में। यानी कि अगर हमारे पास दो बॉटल्स हैं 1 लीटर की, एक में हमने वाटर को फिल कर लिया है और दूसरे में हमने एथेनॉल को फिल कर लिया है, तो जो वाटर वाली बॉटल होगी वो ज़्यादा हैवी होगी किसके मुकाबले में? एथेनॉल वाली बॉटल के मुकाबले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, वाटर का कंपैरिजन किया है किस चीज़ के साथ? एथेनॉल के साथ। तो इसलिए ये एक कंपैरेटिव क्वालिटी है और ये कैसी ऑब्जर्वेशंस हैं? ये हैं
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जबकि इसके मुकाबले में इन्हीं ऑब्जर्वेशन को अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि जो लीटर है वाटर का उसका वेट होता है 1000 ग्राम्स और जो लीटर होता है एथानॉल का इसका वेट होता है 789 ग्राम्स। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का नाम दिया जाता है। और हम देख सकते हैं क्लियरली कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं क्योंकि उनमें क्लियरली वेट बता दिया गया है और हमें इस वेट को देखते हुए क्लियरली पता चल रहा है कि वाटर जो है वो हैवी है किसके मुकाबले में, एथानॉल के मुकाबले में। इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के मुकाबले में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आ जाता है वो हाइपोथेसिस है। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हम अपने तजर्बे के मुताबिक और अपने बैकग्राउंड नॉलेज के मुताबिक इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं और उनसे जो डेटा इकट्ठा होता है उसको कंपाइल करने के बाद एक मफरूज़ा बना देते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये मफरूज़ा कैसा होता है, ये ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है, ऐसी एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की जिसको हम मज़ीद टेस्टिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, मज़ीद टेस्ट कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है कि ऑब्जर्वर जो होता है ऑर्गेनाइज करता है ऑब्जर्वेशंस को अपने डेटा में एंड गिव्स अ स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट देता है किस बेस पे, अपने एक्सपीरियंस और अपने बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे। ये जो स्टेटमेंट होती है इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है और ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन कोई ये फिक्स बात नहीं होती है। ऐसी बात होती है जिसको टेस्ट किया जा सकता है, जिसको सही भी साबित किया जा सकता है और गलत भी साबित किया जा सकता है। हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने के दो बेसिक तरीके हैं, एक को हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं और दूसरे को हम इंडक्टिव रीजनिंग का नाम देते हैं। इनकी डिटेल्स देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग की डिटेल देख लेते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। ये मूव करती है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करने का क्या मतलब है कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो किसी भी जनरल बात से स्टार्ट होती है और फिर चलती हुई उस टॉपिक तक आ जाती है जिसके बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने बनाई हुई है। इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन। हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो कंक्लूजन है वो बना लेते हैं किस चीज़ से, एक जनरल प्रिंसिपल या एजम्पशन से। हमारे पास जो रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग या किसी भी तरह की कोई रीजनिंग होती है, उसमें हम दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एंड देन। इन दोनों वर्ड्स को हम बार बार यूज़ करते हैं। इन दोनों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इन दोनों को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको अच्छे तरीके से टेस्ट किया जा सके। इफ़ और देन का मतलब अगर और तो, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर इस तरह से है तो मुमकिन है कि ये काम इस तरह से हो जाए। तो इस तरह के हम वर्ड जो हैं वो इफ़ और देन के इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंटली ताकि हम अच्छे तरीके से अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि तमाम जो परिंदे होते हैं उनके पर हैं, ये हमारे पास एक पहला हिस्सा है, प्रेमिस 1 है। एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और जो स्पैरोज हैं वो बर्ड्स हैं। देन वी कंक्लूड दैट, तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं दैट स्पैरोज है विंग्स, कि स्पैरोज के पर होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने ऑल बर्ड्स से स्टार्ट किया, हम एक जनरल चीज़ से स्टार्ट हुए। और हमने एंड कहाँ पे किया, हमने एंड किया, जो कंक्लूजन एंड में निकाला वो हमने सिर्फ स्पैरो के बारे में बात की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैसे मूव कर रहा है, ये जनरल से स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मूव करते हैं। और इस तरह की जो हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने का जो तरीका है इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर तमाम जो ग्रीन कलर के पौधे हैं उनको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, देन green plant when placed in dark would not synthesize glucose, the end product of photosynthesis। तो अगर हम ग्रीन पौधों को अंधेरे में रखेंगे, डार्क में रखेंगे,
तो वो ग्लूकोज नहीं बनाएंगे, जो कि क्या है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने इफ़ और देन का इस्तेमाल दोबारा से किया है। तो हमारे पास इस तरह से जितने भी हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं उसमें इफ़ और देन को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, वो इसलिए ताकि हम अच्छे तरीके से उनकी आगे चल के स्टडी कर सकें। हमने कभी भी ऐसा हाइपोथेसिस नहीं देना होता जिसको हम गलत साबित ना कर सकते हों, क्योंकि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसमें हम स्टेप वाइज ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही स्टेप पे अपनी ऑब्जर्वेशन करें और जो कोई साइंटिस्ट है वो अपना एक रिजल्ट पेश कर दे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम हर स्टेज पे ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज़ को लेके आगे चलें जिसको हम बार बार टेस्ट कर सकते हो, जिसको सही भी साबित किया जा सकता हो और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से गलत भी साबित किया जा सकता हो। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल इन्वर्ट है डिडक्टिव रीजनिंग का। जैसा कि ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही थी, तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये कैसे काम करती है, ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। इसमें क्या होता है, इट बिगिंस विद द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। हम एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जनरल प्रिंसिपल की तरफ मूव कर जाते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हम सेम जो हमारे पास एग्जांपल थी डिडक्टिव रीजनिंग की, उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स, अगर हम ये जानते हैं कि स्पैरोज के पर होते हैं, एंड आर बर्ड्स, और वो क्या हैं, वो परिंदे हैं। एंड वी नो दैट ईगल, पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड्स, और हम ये भी जानते हैं कि पैरट, हॉक, क्रो ये सारे बर्ड्स हैं। देन वी इंड्यूस दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि तमाम जो परिंदे हैं उनके पर होते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने स्टार्ट किया स्पैरो से और एंड कहाँ पे किया, ऑल बर्ड्स के ऊपर। हमने स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट किया और जनरल चीज़ पे जाके उसको एंड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं इनको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं वो इन्हीं दोनों बेसिस के ऊपर बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि बेसिकली आप ये कह लें कि वो तरीके तो नहीं होते, लेकिन ये चीज़ें साइंटिस्ट के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं हाइपोथेसिस बनाते हुए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले इंट्यूजन और इमेजिनेशन। इंट्यूजन कहते हैं किसी भी चीज़ को समझने की जो काबिलियत होती है उसको इंट्यूजन कहा जाता है, और इमेजिनेशन कोई भी हमारी जो सोच है उसको इमेजिनेशन कहा जाता है। तो इमेजिनेशन और इंट्यूजन जो होती है ये हाइपोथेसिस बनाते हुए रिसर्चर्स के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। इसके अलावा एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक कहा जाता है किसी खूबसूरती को सराहने को, कि हमारे पास जो कोई भी ऐसी चीज़ जो साइंसदान को पसंद है, जो रिसर्चर्स को पसंद है, वो उसको लेके आगे चलते हैं। तो ये भी असरअंदाज चीज़ें होती हैं। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, ये ऐसा पॉइंट है जो रिसर्चर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर रखता है, क्योंकि मोस्टली लोग किसी ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और ऐसा होता है कि इंसान नेचुरली जो मज़हब होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है साइंस के ऊपर। तो हम ऐसी कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो हमारे मज़हब से टकरा रहे हैं, तो हम प्रेफर हमेशा मज़हब को दे देते हैं। इस तरीके से जो हम हाइपोथेसिस कोई भी बना रहे होते हैं उस पर जो हमारा मज़हब होता है या फिर जो हमारे फ़िलोसफिकल आइडियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और बाज़ औक़ात इन्हीं की वजह से जो रिसर्चर्स हैं वो कंफ्यूज होकर अपने सही रिजल्ट्स डिराइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस के हमारे पास जो दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं उनसे मुआवजा किया जाता है या मुताबिकत जो है वो देखी जाती है। यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं वो एक चीज़ को डिस्कवर कर चुके हैं और किसी दूसरी चीज़ के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिसर्चर्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं हाइपोथेसिस बनाने के दौरान।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आ जाता है वो है थ्योरी। हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था उसकी रिगरस टेस्टिंग की जाती है, उसको शदीद टेस्टिंग से गुजारा जाता है। असल में होता क्या है कि जब भी हाइपोथेसिस बनाया जाता है तो रिसर्चर्स के दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक उस हाइपोथेसिस के हक में होता है और एक उस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है। कुछ रिसर्चर्स उसको सही साबित करना चाहते हैं और कुछ रिसर्चर्स उसको गलत साबित करना चाहते हैं। तो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत शदीद टेस्टिंग से जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसको गुजारा जाता है। कोई भी जो हाइपोथेसिस है जब उसको बार बार टेस्ट किया जाए और अगर उस हाइपोथेसिस को गलत साबित नहीं किया जाता काफ़ी लंबे अरसे तक, तो वो क्या बन जाता है, वो थ्योरी बन जाती है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम गलत साबित नहीं कर पाते ये तस्लीम कर लिया जाता है कि वो चीज़ सही है। तो हाइपोथेसिस जो है दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड, उसको कभी भी गलत साबित नहीं किया जा पा रहा होता। इन कंसिडर्ड वेल सपोर्टेड एंड इज एक्सेप्टेड, ये चीज़ उसकी सपोर्ट में चली जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नो दिस इज कॉल्ड थ्योरी, और इसको अब क्या कहा जाता है, थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। एक जो अच्छी थ्योरी होती है वो प्रिडिक्टिव होती है। प्रिडिक्टिव का क्या मतलब है कि वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में पेशीन गोई कर रही होती है और उसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर्स होती हैं कि वो चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं थ्योरी के वो क्या है कि वो बहुत सारे नए हाइपोथेसिस को जनरेट करती है जिनको मज़ीद टेस्टिंग करके सही या गलत साबित किया जा सके। इस तरह की जो थ्योरी होती है जो मज़ीद दूसरे हाइपोथेसिस को जनरेट करने में हेल्प करती है, इसको हम प्रोडक्टिव थ्योरी का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास साइंटिफिक लॉ आ जाता है। थ्योरी को अगर बहुत लंबा अरसा गलत साबित ना किया जा सके तो वो लॉ बन जाता है। थ्योरी जो होती है उसको भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने हाइपोथेसिस को टेस्टिंग से गुजारा था उसको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उसको एज अ चैलेंज लेते हैं और गलत साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको गलत साबित किया जा सके। लेकिन अगर बहुत लंबा अरसा उस थ्योरी को गलत साबित नहीं किया जा सकता, साइंसदान उसको गलत साबित नहीं कर सकते, तो वो सरवाइव कर जाती है, उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, तो ये उसकी सपोर्ट में बात चली जाती है और उसके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास थ्योरी होती है ये क्या बन जाती है, ये साइंटिफिक लॉ बन जाता है। इस लाइन को देखते हैं, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स, अगर थ्योरी जो है वो सर्वाइव कर जाए एंड कैन नॉट फॉल्सिफाइड, उसको गलत साबित ना किया जा सके, एंड सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की मदद से उसको मजीद सपोर्ट किया जा सके, इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। तो ये क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। साइंटिफिक लॉ जो है ये यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये क्या होता है, ये एक ऐसी थ्योरी होती है जिसको कि गलत साबित नहीं किया जा सकता। और नॉर्मली ये समझा जाता है कि साइंटिफिक लॉ वैसे ही होता है जैसे कि 2+2=4। एग्जाम्पल्स हमारे पास जो साइंटिफिक लॉ की हैं वो बहुत कम हैं। वो इसलिए क्योंकि मोस्टली यहाँ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से या तो किसी चीज़ को हम सही साबित कर देते हैं या फिर उसको गलत साबित कर दिया जाता है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको बहुत अच्छे तरीके से सही भी साबित ना किया जा पा रहा हो और हम उसको गलत भी साबित ना कर सकें। इसलिए जो साइंटिफिक लॉज हैं बायोलॉजी में वो बहुत कम हैं। उनमें से हमारे पास जो फेमस लॉज हैं वो दो हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ है और मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डायग्राम में हम लोगों ने हार्डी वेनबर्ग लॉ को दिखाया है और दूसरे में मेंडल जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनकी जो एक उसने क्योंकि पी प्लांट के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उनकी ट्रेड्स को शो किया गया है।